अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि नवाज शरीफ को 22 सितंबर तक हाजिरी की मोहलत दी गई है। इस कार्रवाई का आगाज़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस मुख्तसर फैसले की सूरत में सामने आया, जिसके तहत अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की हाजिरी से अस्तशना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच ने अपने रिमार्क्स में वाज़ेह किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अदालत की जानिब से दी गई 8 हफ्तों की जमानत की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है, इसलिए जब तक वो सरेंडर नहीं करते उनके अस्तशना की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। उनके बकौल ऐसा करने से मुल्क का अदालती ढांचा शदीद मुतासिर होगा। अदालत की तरफ से नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक फैसले की मुसद्दे का नुकूल हासिल करने के बाद उसे बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन भिजवाया जाएगा, जहां पाकिस्तानी हुकाम को इस अदालती कार्रवाई की तामील करवाने के बारे में कहा जाएगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हुकाम के पास नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए क्या कोई ऑप्शन है भी, इस पर लंदन के माहिर कानून से भी तफसीली गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करेंगे। नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के बाद अगर कोई शख्स अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख पर पेश नहीं होता तो उसके दायमी नाकाबिल जमानत वारंट जारी करने के साथ साथ उसे इश्तिहारी करार देने से मुतालिक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस के फैसले की अगर बात की जाए, उसके खिलाफ नवाज शरीफ की अपील की समाअत अब आइंदा समाअत 22 सितंबर को होगी, जिसमें हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जानिब से जो दायर करदा इस्तशना की दरख्वास्त है उसकी बाकायदा सुनवाई से पहले साबिक वज़ीर आज़म को 15 सितंबर तक अदालत के सामने सरेंडर करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन अदालती डेडलाइन के अंदर नवाज शरीफ वापस नहीं आए। उनके वकील ने अदालत को यह बताया कि जब साबिक वज़ीर आज़म का इलाज मुकम्मल नहीं होता, जब तक और डॉक्टर्स उनको सफ़र की इजाज़त नहीं देते, उस वक्त तक उनका वतन वापस आना मुमकिन नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत से यह दरख्वास्त भी की थी कि उनके नुमाइंदे के जरिए अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में यहाँ तक कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म को जो 8 हफ्तों की ज़मानत दी थी वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को सामने रखते हुए फैसला दिया गया था। ख्वाजा हारिस के बकौल लंदन में नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तफसीलात मालूम करना वफाकी हुकूमत का काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत दायर करने से पहले साबिक वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत से राब्ता किया था और उनसे इलाज की गर्ज से जो है वो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी तलब की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को दी गई जमानत पूरी होने के बावजूद वो गुज़श्ता कई माह से लंदन में मुकीम है और अदालती रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी दस्तावेज मौजूद नहीं जिससे ये जाहिर हो कि वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क मुकीम है। मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बकौल इस अदालती रिकॉर्ड पर सिर्फ उनके कंसल्टेंट्स की राय मौजूद है, किसी अस्पताल की दस्तावेजात इस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि चूंकि फरवरी से बरतानिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल काफ़ी जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी थी और किसी भी मरीज को अस्पताल में दाखिल नहीं किया जा रहा था, इसीलिए ऐसे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल में नहीं ले जाया गया। उनके बकौल वफाकी हुकूमत ने खुद ही अपने ही मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को मशकूक बना दिया है। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाल में साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के मुकदमे का भी हवाला दिया और यहां तक कहा कि उनकी अदम मौजूदगी में उन्हें इश्तिहारी करार देने के बावजूद अदालत ने उनके वकील को सुना। बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि उस वक्त ऐसे हालात हों जिसको मद्देनजर रखते हुए अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील की दरख्वास्त की पैरवी की इजाज़त दी थी। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील से इस्तिफसार किया कि आप ये बताएं कि क्या साबिक वज़ीर आज़म वतन वापस आ रहे हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता और डॉक्टर उन्हें सफ़र करने की इजाज़त नहीं देते, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना जो है उनका मुमकिन नहीं है। इससे पहले भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा ये की थी कि अदालत अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में उनके मुवक्किल की अपील पर उनकी अदम मौजूदगी में समाअत जारी रखे, क्योंकि नवाज शरीफ की सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो बैरून मुल्क से अपना इलाज छोड़कर पाकिस्तान में अदालत के रूबरू पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की सरेंडर करने से मुतालिक हुक्म पर नज़रसानी और हाजिरी से इस्तशना की दोनों दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए उन्हें 22 सितंबर
तक हाजिरी के अहकाम जारी कर दिए और उनकी अदम पेशी पर उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। इससे पहले आज ही नवाज शरीफ की 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग की जानिब से जमा कराई गई, जिसके मुताबिक डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन में रहने और सफ़र करने से इज्तनाब करने की तजवीज़ दी, जबकि नवाज शरीफ को कोरोना से बचाव के लिए हुजूम वाले मुकामात पर ना जाने की तलकीन की। उनको अपनी उम्र, पेचीदा बीमारियों की वजह से और कोरोना के हवाले से आम आदमी से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, यह मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को हिदायत जारी की हैं कि वो मामूल की चहलकदमी जारी रखें। वो हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं, उनके दिल के इलाज के लिए तमाम इकदाम करने की ज़रूरत है, जबकि कोरोना की वजह से नवाज शरीफ समेत कई मरीजों के इलाज में खलल आया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल की शरियानें खोलने के लिए जल्दी वक्त मुकर्रर किया जाएगा और उनके प्लेटलेट्स का इलाज दिल की बंद शरियानें खोलने के अमल के बाद किया जाएगा। नवाज शरीफ से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट्स और नून लीग का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने नून लीग के कैंप में भूंचाल बर्पा कर दिया है, जिन्होंने इस फैसले को कबूल ज़रूर किया लेकिन शायद मंजूर नहीं किया। और ये बात एक बार फिर वाज़े कर दी है नून लीग ने कि नवाज शरीफ वापस नहीं आने वाले, जबकि अदालत का ये फैसला कानून इंसाफ के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। रिपोर्ट्स में बाकायदा कहा गया कि नवाज शरीफ साहब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदस्तूर मुब्तला हैं, इसकी कोई तरदीद नहीं हुई, लेकिन अदालत ने फैसला किया। जो इसकी इम्प्लीकेशन होगी वो ये होगी, जब हुकूमत बरतानिया में ये फैसले भेजेगी तो अब पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के फैसलों पर, इसके ऊपर फैसला अब बरतानिया के इदारे करेंगे। इस पे जग हंसाई पाकिस्तान के निजाम की दुनिया के अंदर होगी। आज इम्तिहान नवाज शरीफ का नहीं है, इम्तिहान अदल के निजाम का। जब भी अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता फरमाई, उनकी सेहत इस बात की इजाजत दे, उनके डॉक्टर इस बात की इजाजत दें कि वो वतन वापस आ सकें, वो वतन वापस आएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत को इस फैसले ने नून लीग के खिलाफ एक नया महाज गर्म करने का मौका भी दे दिया। नवाज शरीफ का जी तो फैसला आपने सुन लिया है। ये लोग जो है ना, ये जेल में ये रह नहीं सकते हैं, काम इनके जेल में रहने वाले हैं और इनका जो फिर जब आता है अमल तो कम से कम उसमें फिर ये बिल्कुल सिफर हैं, ये फिर भागने की करते हैं, भागे हुए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी भागना चाह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले का ज़मीनी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, इस फैसले की कानूनी हैसियत होगी, हुकूमत इस फैसले की बुनियाद पर नवाज शरीफ को क्या बरतानिया से वापस लाने में कामयाब भी हो पाएगी या नहीं, और नवाज शरीफ मुल्क वापस ना आकर अपनी और अपनी जमात की सियासत का कितना नुकसान कर रहे हैं, इस पर तफसीली बात कर रहेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। जबकि बरतानिया के माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम ने भी हमें लंदन से ज्वाइन किया, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसला अब आ चुका है, नाकाबिल ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं नवाज शरीफ साहब के वो भी जारी हो चुके हैं, 22 को उनकी अब तलबी है। कानूनी तौर पर नून लीग के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे वो? जी मैं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो पार्टी ने उन्हें कहा है और जो मेरा भी ज़ाती मशवरा होगा वो ये कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी होगी तो सियासत रहेगी, अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो सियासत क्या होगी। तो हमारा तो उनसे यही पार्टी का मौक़िफ़ था कि आप अपना फौरी तौर पे इलाज करवाएं। अब कोरोना के बाद हस्पताल खुलने शुरू हो गए हैं और जैसे ही आपका इलाज, आपकी जो सर्जरी होनी है वो हो जाती है तो फिर आप वापस तशरीफ़ लाएं और अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज अदालत में ये भी बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट से भी रब्ता करने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये डॉक्यूमेंट सारे मेडिकली जो आज भी उसके आए 3-4 दिन पहले, डॉक्टर लॉरेंस और उनके जो यूएस के कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी भी रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसको ऐसे इतना एंटरटेन नहीं किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर लॉयर्स की भी मुख्तलिफ जो हैं वो राय हैं। क्या किया जा सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार है कि डॉक्टर ताहिर शमसी, जो कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में काफ़ी जानते भी हैं, उनकी सरबराही में अगर कोई 2-3 डॉक्टर्स वहाँ पर भिजवा दें, उनके डॉक्टर से मिलें, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह चेक करें, क्या इसके लिए नून लीग तैयार होगी? देखिए, ये तो जिम्मेदारी हुकूमत पे पहले ही
आयद की गई थी। आपको याद होगा फैसले के अंदर उसके अगर आप मुंदरजात पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि हुकूमत जो है वो हाई कमीशन यानी बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए तस्दीक करवाएगी कि उनकी इस वक्त मेडिकल कंडीशन क्या है और उसकी मुताबिकत से फ़ैसला किया जाएगा। आज तो मुझे नहीं मालूम, हमने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी जो हुकूमत ने जमा करवाई हो हाई कमीशन के हवाले से जिसने या तस्दीक की हो या तरदीद की हो। तो हुकूमत तो अपना काम कर नहीं रही। जो उसको हुक्म दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने और बाकायदा जो हुक्म था, हुक्मनामा यानी जो फाइनल जो वर्डिक्ट आया था उसमें ये लिखा था अगर कुछ भी हुकूमत करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर ये प्रोगेटिव अदालत ने दिया था हाई कमीशन को और कोई और डॉक्टर शमसी या इस तरह के कोई ऐसे लोग जो एक इंडिपेंडेंट जहन रखते हैं, अगर उनका कोई कमीशन बनाया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, उसमें क्या हर्ज है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस सब कुछ का अगर देखा जाए तो 20 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें अब मरियम नवाज़ साहिबा का अभी तक कंफर्म नहीं है वो शिरकत करेंगी नहीं करेंगी। शहबाज शरीफ साहब भी आज उन्हें फिर एक दफ़ा कोरोना का टेस्ट जो है वो हमजा शहबाज से उनकी मुलाकात हुई थी, उसकी वजह से उनको एडवाइस कर दिया गया है। तो जो एक अपोजिशन इकट्ठी होना जा रही थी वो भी लगता नहीं है कि उस तरह का एफर्ट जो है नून लीग की तरफ से अब होने जा रहा है। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं, मौलाना साहब फिर नाराज़ हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून से। जी, मेरा ज़ाती ख्याल तो है कि शायद ऐसा नहीं होगा जो आप कह रहे हैं और मुझे उम्मीद भी है और ख्वाहिश भी है और मेरा ख्याल भी है कि शहबाज साहब की सरबराही में मरियम नवाज़ साहिबा भी और दीगर पार्टी के सीनियर रहनुमा भी इसमें शिरकत करेंगे और उसके अंदर तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद एक लाया अमल जो है वो तय किया जाएगा। ये बात मैं बाज़गश्त सुनता रहता हूँ लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इस बाज़गश्त के पीछे क्या है कि अगर कोरोना जैसे कि हुकूमती टेस्ट के मुताबिक जेल में हैं, हिरासत में हैं और अगर हमजा शहबाज साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उनसे जो भी कांटेक्ट में है उसको अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, करवाना होगा। ज़्यादातर ममालिक में तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है क्योंकि टेस्ट भी 4-5-6 दिन के बाद पॉजिटिव आता है। मगर बहरहाल अगर टेस्ट करवाने की डॉक्टरों ने अंदिया दिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि शहबाज साहब अपना टेस्ट करवाएं, लेकिन इसको APC से जोड़ा जाए, यानी अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं मगर काहे को जोड़ेंगे। अगर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं और वहाँ पे एक लाया अमल जो है उसे तय करने की कोशिश की जा रही है तो अगर आप उसको उसकी फेस वैल्यू पे लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, 3-4 दिन में तो मामला आपके सामने आ ही जाएगा। तो इस तरह अगर हम इस बात को बढ़ाएंगे तो उससे जो एक सियासी इल्हाक पैदा हो रहा है उसमें कम से कम और कुछ नहीं तो बदगुमानी पैदा होगी या अवामी राय उसके खिलाफ बनेगी मेरे ज़ाती ख्याल में। ठीक, तो मेरे ख्याल में तो उसे देखना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ता है और क्या लाया अमल सामने आता है तमाम पार्टी। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये भी कहा जाता है कि ये जो APC अभी हो रही है शायद ये अपोजिशन की जानिब से आखिरी बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि एक जंग जब आती है तो उसका आखिरी एक स्टेज आ जाता है क्योंकि मार्च में सेनेट इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हैं तो अपोजिशन जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी वो सेनेट में भी अक्सरियत हो जाएंगी। तो आपकी तरफ से ये जो आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई में सबसे बेस्ट घोड़ा उतारा जाता है। अब अगर मरियम नवाज़ की बात की जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं कि उनका इम्पैक्ट तमाम इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है बशमूल शहबाज शरीफ के वो उससे ज़्यादा है, मीडिया है, क्राउड पुलर हैं वो, तो क्यों अपने बेस्ट घोड़े को सामने ना लाया जाए। और शहबाज शरीफ साहब की सेहत भी अब उसकी इजाज़त नहीं देती, थोड़ा सा वो साइड पे रह के आराम भी कर सकते हैं। मरियम शुड लीड, जो भी ये है, अगर ये वाकई आप ये आखिरी लड़ाई है और सीरियसली उससे लड़कर आप जीतना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई खबर है तो बता दें। आखिरी लड़ाई तो होती है जब जमहूरियत ख़त्म हो रही हो तो, वरना जमहूरी अमल में उतार चढ़ाव रहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि बहुत दबाव के तहत सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में बहुत से लोग भाग गए थे ऑपोजिशन में से, फिर भी ऑपोजिशन अपना काम करती रही है। हम जीतें, हम हारें, हम वोट लेकर आए हैं, हम पे मुकर्रर है कि जो आवाम की ख्वाहिशात का बोझ है या महंगाई के ज़रिए जो उनकी कमर तोड़ी जा रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं।
जिस तरह मीडिया की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, हमारा ये फ़र्ज़ है, हक नहीं है, फ़र्ज़ है कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तो ये आखिरी मार्का आ रही तो उसी सूरत में होगी अगर आप आज ऐलान कर दें कि आपके पास कोई अंदरूनी खबर है जो हम तक नहीं पहुंची, और आप हमें बता रहे हैं कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी वो डॉक्टर साहब अंदरूनी, अंदरूनी जो खबरें हैं तो वो तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इज़ वेरी वेल कनेक्टेड और चिलमन के पीछे लोगों के साथ, उनके अल्फाज हैं कल हमारे शो में उन्होंने कहे, और शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि APC से कुछ ऐसा निकले जिससे नुकसान हो, और वो जो इंतखाबात हैं वो भी इंश्योर करवाएंगे कि बर वक्त हों। तो आपकी पार्टी के पास भी अंदर की खबरें तो सारी मुकम्मल होती हैं जी। तो इस तरह जैसी खबर आप दे रहे हैं ऐसी खबर तो हमें कहीं उड़ती भी नहीं पड़ी, मगर मैं तो इसी वजह से कुछ तशवीश हो गई मुझे कि कोई आपके पास ऐसी खबर है तो बता दें आज, ताकि हमें भी पता चल जाए। डॉक्टर साहब देखिए उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखें कि मार्च अगर आप वहां पे भी अक्सरियत लूज कर जाते हैं सेनेट में भी, कोई हर्ज नहीं, तो ऑलमोस्ट उससे पहले ही आपको कुछ करना होगा। नहीं, ये क्या बात है, कोई हर्ज नहीं। इससे पहले आप इलेक्शन लड़ते हैं, कभी आप इलेक्शन जीतते हैं, कभी आप हार जाते हैं, कभी आपको इलेक्शन हरवाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें सियासत के साथ रहती हैं, मगर आप अपना जी बुरा नहीं करते। आप कभी, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, यू डोंट थ्रो द टॉवल इन। आप खड़े रहते हैं अवामी मुफाद में, जो आपको समझ आती है, जो आपकी पार्टी को समझ आती है, वो अवाम का मुकदमा बढ़ाई जाती है। वो क्या शेर है कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो बर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारेगी तो बाजी मात नहीं। तो क्या मसला है उसमें, कई दफ़ा जीते, कई मरतबा हारे, मगर अगर वोट लेकर आएंगे तो फिर अवामी उमंगों का बोझ तो उठाना पड़ेगा। वो मतलब डॉक्टर साहब बल्फाज़े दीगर आप अपना जो तगड़ा तरीन घोड़ा है उससे उतारने में आप भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे कि बस ठीक है। नहीं, ऐसी नहीं, मुझे आप बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी इख्तरा ढूंढी है, लेकिन मेरा आपसे इस मामले पे अग्रीमेंट नहीं है। मैं तो आपको भी कहा है कि मेरा ख्याल भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि मरियम APC में जाएंगी, और अगर जाएंगी तो पार्टी के डिसिप्लिन से मुताबिक रखते हुए तमाम दीगर सियासी जमातों की गुफ्तगू सुनते हुए जो मुकम्मल एक लाया अमल सामने आएगा जिसपे ज़्यादातर चीज़ों पर इत्तफाक राय होगी, उस मुकदमा को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, कल लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो स्पीच थी कौमी असम्बली में, बड़ा उस पर लहदे हुआ और उसको जोड़ा गया कि जी जिस तरह CCPO ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब को भी जब वो उस साने के वाक़े के बारे में बात कर रहे थे तो उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है। अलबत्ता वो ये कह सकते थे कि नवाज शरीफ से भी इस वाक़े में तहकीक करें क्योंकि मोटरवे उन्होंने बनाई है, तो उसमें दोनों जो है वो उनके काम हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनसेंसिटिव से उनके रिमार्क्स थे। आप एग्री करेंगे? देखिए, मुझे जो मालूम पड़ा उस गुफ्तगू से वो ये था कि देखिए, ये एक मेहनत करके एक मोटरवे बनाई गई थी, तो क्या उसके ऊपर सिर्फ लोगों की हिफाजत के लिए हम सिपाही भी मुकर्रर नहीं कर सकते थे? ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि एक मोटरवे बन जाए, मेहनत से बनाई हो, जैसे दीगर भी चीज़ें की हुई। इसी तरह उन्होंने शायद उसी मुआवजे को सामने रखा कि एक दौर में तो 1000 या 800 किलोमीटर की मोटरवेज बन गई, मगर आप देखिए कि दूसरे दौर में सिर्फ वहाँ पे जो 1-2 वर्कशॉप्स, जो मोबाइल वर्कशॉप्स जो पहले इससे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे चलती भी हैं, गाड़ी ख़राब हो जाए तो रुकती भी हैं, जगह जगह पे पुलिस भी होती है। इस वक्त अगर आप चलें सखर से और लाहौर तक आएँ तो आपको एक पुलिस की गाड़ी नहीं मिलेगी, एक मोबाइल वर्कशॉप नहीं मिलेगी, यानी वो जो रेस्ट एरियाज़ हैं उनके भी अंदर पेट्रोल पंप नहीं खुले, तो सखर से लेकर लाहौर तक आप बगैर पेट्रोल के कैसे आएंगे? और अगर रास्ते में आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए और आप CCPO साहब की बात सुने तो वो कहेंगे पेट्रोल ख़त्म हुआ तो बेटा यूर ऑन योर ओन, और अगर आप खातून हैं तो अल्लाह ही मालिक है, आपने अपने लिए मुकर्रर किया है जो कुछ। ठीक, सेनेटर मुस्तदिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम गुफ्तगू है ये, इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि
अगर नवाज शरीफ साहब को जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो हैं गिरफ्तारी के वो जारी कर दिए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है नून लीग और वहाँ पर भी यही फैसला होता है, तो हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकता है? बरतानवी कानून इस बारे में क्या कहता है? बैरिस्टर राशिद असलम साहब, माहिर बरतानवी कानून, इस वक्त हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने आज का जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मुख्तसर फैसला सामने आया वो देख लिया होगा। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ साहब के जारी हो चुके हैं। 22 को उन्होंने यहाँ पर सरेंडर करना है, एक और उन्हें मौका दिया गया। अगर इस फैसले के खिलाफ नून लीग अपील में चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में और वहां से भी ये फैसला आता है, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये पॉसिबल भी है कि नवाज शरीफ साहब को वो वापस ला सकते हैं अगर वो खुद ना आना चाहें तो? जी, इसमें बेसिकली पाकिस्तान का यूके के साथ कोई इस किस्म का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। यहाँ पे ये एक्स्ट्राडिशन के हवाले से यहाँ पे 2003 में एक एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ मुआहदात किए गए, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए, और बहुत सारे ममालिक हैं जो सिग्नेटरी हैं यूके के इस कॉन्ट्रैक्ट में। पाकिस्तान उसका सैलरी हिस्सा नहीं है। अब पाकिस्तान इस सूरत हाल में 2-3 और ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए वो अप्लाई कर सकता है, जिसके ज़रिए वो ये कह सकता है कि जी इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। इसमें एक लंदन स्कीम थी जिसको कॉमनवेल्थ एक्स्ट्राडिशन स्कीम कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान मेंबर है। पाकिस्तान उस रूट के ज़रिए होम ऑफिस को कह सकता है कि जी हमारे हायर कोर्ट ने, जैसा कि हाई कोर्ट है वहाँ पे, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी की है और ये पूरा केस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस हवाले से, और इसमें अगर आप ये नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करके हमारे हवाले करें तो ऐसी सूरत हाल में होम ऑफिस यहाँ का देखेगा। उसके बाद यहाँ का क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का एक्स्ट्राडिशन यूनिट है, उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं जो कि नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अब उस पूरी सूरत हाल में होम ऑफिस या CPS का ये यूनिट ये देखता है कि बाकी इसमें सिचुएशन क्या है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे PPE पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खदशात और बहुत सारे अहम इश्यूज होते हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को। क्योंकि जब क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने किसी को एक्स्ट्राडाइट करवाना होता है तो कोर्ट में जाती है, कोर्ट से एक ऑर्डर लिया जाता है, उसमें फिर जज के सामने ये आर्गूमेंट देना होता है कि जी उनको, नवाज शरीफ साहब को अगर वहाँ पे एक्स्ट्राडाइट किया जाता है तो वहाँ पे उनका फेयर ट्रायल होगा, वहाँ पे कोई भी इनह्यूमन या डिग्रेडिंग किस्म का ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं किया जाएगा, या उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना नहीं बनाया जाएगा, या कोई और कोर्ट है अगर कोई और फैसला हुआ है तो उसमें फेयर ट्रायल हुआ था या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब इस पूरी सूरत हाल में एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एक कोर्ट ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी है और दूसरी उनको वापस मांग रही है, क्योंकि ये दोनों कोर्ट्स डिफरेंट हैं। जिन्होंने इजाज़त दी है वो डिफरेंट कोर्ट है, जो अभी उनकी तलबी कह रही है वो और है। अब जिस कोर्ट ने इजाज़त दी है उन्होंने ये कहा कि मेडिकल एविडेंस की बेस पे जब डॉक्टर कहेगा तो वो वापस जा सकते हैं। अब यहाँ पे उनकी एज बहुत बड़ा फैक्टर है, मेडिकल ग्राउंड्स बहुत बड़े फैक्टर हैं, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ का जज जो इनको एक्स्ट्राडाइट करने के हवाले से ऑर्डर पास करेगा वो ये सारी चीज़ें देखेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे जो सिलसिला है उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट पे बाहर आएगा या नैब के जो इधर डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो हाई कमीशन है उसको जो यहाँ तक मेरी इतलात है ऑर्डर किया गया है कि जी वो यहाँ पे अपने वारंट गिरफ्तारी को होम ऑफिस को मुहैया करें या उनको पहुँचाएँ। तो इस पूरी सूरत हाल में सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेंगे यहाँ के होम ऑफिस को, वहाँ की नैब की तरफ से, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए या प्रोसीडिंग स्टार्ट की। वैसे ये बैरिस्टर, ये जो आप बड़ी तफसील से आपने बताया वो पॉसिबल तो है, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास ये चीज़ जाएगी और वहाँ पे भी अगर नवाज शरीफ साहब ये कह देते हैं कि वो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो बड़ा एक मुश्किल लग रहा है। अगर ये पूरा प्रोसेस हो भी जाए तो इसमें तो महीने लग सकते हैं, और वो नवाज शरीफ साहब अगर ना चाहें तो उनको भिजवाना लग रहा ये है कि तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि काफ़ी रास्ते हैं उनके पास लीगली स्पीकिंग। जी, मैं इस पे एग्री करता हूँ, क्योंकि उसमें अगर प्रीवियस केस का फैसला देखें उसके हवाले से कुछ शुबात हैं। उसके अलावा पॉलिटिकली उनकी जो हैसियत है कि उनके हवाले से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इशू है वो यहाँ पे उजागर किया जा सकता है, रेज किया जा सकता है कोर्ट में। बाकी हेल्थ के हवाले से जो मेडिकल की जो सिचुएशन है यहाँ पे इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशंस नहीं कर रहे या बाकी चीज़ें नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा
उनको एक्स्ट्राडाइट करवाना अगर यहाँ की हुकूमत चाहे भी तो बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ का जज इस बात पे एग्री हो कि उनकी हवालगी मुमकिन हो सके पाकिस्तान को। अच्छा, तो ये सारी एक मेयर एक्सरसाइज होगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली की जानिब से, लॉयर्स की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर लॉरेंस और फिर यूएस से उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो हमने सारी देखी। फिर आज 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग ने जमा कराई। अब लग रहा है इस तरह ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह आज फैसला किया तो जो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने आए उन्होंने अदालत जज साहिबान ने उनको इतना एंटरटेन नहीं किया, लेकिन यही डॉक्यूमेंट्स अगर हुकूमत परसू करती है, हुकूमत पाकिस्तान लंदन सीपीएस में चले जाते हैं, वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स पेश आ जाते हैं, क्या वहां पे भी इन मेडिकल रिपोर्ट्स पे सवाल उठ सकता है या वहां पर बड़ा इजीली वेरिफिकेशन करवा के और वो कहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स तो सारे ठीक है? देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल्स के हवाले से आप भी यहाँ इस कम्युनिटी में रहे हैं, एक बड़ी अहमियत उनको हासिल है। अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई डॉक्टर देता है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, तो उसकी बेस पे यहाँ की कोर्ट्स हमेशा रिलीफ देती हैं, उसमें उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लाइसेंस होते हैं और बड़ी ईजिली उन अपने लाइसेंसेस को लूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी वहाँ पे पेश किया गया है, मुझे उसके मंदरजात का बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि उनकी सेहत इस हवाले से अच्छी नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकें, और दूसरी कोविड-19 की भी सिचुएशन है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट यूके की अदालत में पेश किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि जज उसको मनो अन तस्लीम करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसकी बेस पे उनको इस्तिस्ना होगी किसी भी किस्म की एक्स्ट्राडिशन से। बैरिस्टर राशिद हसन साहब, थैंक यू सो मच जाने का। साजिन, आपने सुना बैरिस्टर साहब बड़े मारूफ बरतानवी लॉयर हैं और उनके बकौल तकरीबन अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल है नवाज शरीफ को वापस लाना, अगर वो खुद ना आना चाहें, क्योंकि बरतानवी अदालतों में अगर फैसले चले गए तो वो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मनो अन तस्लीम कर लेंगे। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज धुआंधार तकरीर की कौमी असम्बली में, जो भी मोटरवे का लाहौर का वाक़या हुआ उस पर भी, और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक भी उन्होंने कुछ बड़ी अहम गुफ्तगू की है, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राजी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद मरियम नवाज ने अपनी खामोशी तोड़कर शदीद मौक़िफ़ उनकी जानिब से सामने आया। ट्विटर पर यके बाद दीगरे अपने ट्वीट्स में उनका यह कहना है कि याद रहे कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म उसी मुकदमे में दिया गया जिसमें खुद सजा देने वाले जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ की ना सिर्फ बेगुनाही बल्कि ब्लैकमेलिंग और दबाव में ज़बरदस्ती फैसले दिलवाए जाने का एतराफ़ किया है। जज साहब कब के घर जा चुके, मगर फैसला आज भी जू कतू है। उनका मजीद यह कहना था कि जज अरशद मलिक को तो घर भेज दिया गया, मगर उनसे यह नहीं पूछा गया कि नवाज शरीफ को सजा किसके कहने पर दी, बल्कि नवाज शरीफ को ही दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। मुकदमा तो यह होना चाहिए मरियम नवाज के बकौल के जज के एतराफ़ जुर्म के बाद की सजा क्या हैसियत रह जाती है उसकी सजा की। अगर सजा ही काम नहीं रहती तो वापसी कैसी और गिरफ्तारी क्यों। मरियम नवाज ने यह इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें बखूबी अंदाजा है कि सियासतदानों की तरह मुअज़्ज़िज़ जजेस भी दबाव में हैं, उनके फैसले कह रहे हैं कि वो दबाव में है, मगर क्या मुअज़्ज़िज़ जज हजरात को इस किस्म के अदलिया दुश्मन वारों के सामने दीवार नहीं बन जाना चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ है जो अभी ट्विटर पर सामने आया है कि अगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने आज दबाव के खिलाफ स्टैंड ना लिया तो ये सिलसिला जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तक नहीं रुकेगा, बल्कि हर वो जज जो आइन और कानून पर चलेगा इस जुल्म और इंतकाम की जद में आएगा। मरियम नवाज के बकौल मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने खुद फरमाया कि दबाव का शिकार जजेस अवाम को इंसाफ नहीं दे सकते। हमारे निज़ाम इंसाफ के बारे में इससे बड़ी गवाही क्या होगी। अवाम तो कुछ अरसा और नाइंसाफ़ी भुगत लेंगे, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को बैरूनी दबाव से कब और कैसे निजात मिलेगी। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की कि जनाब चीफ जस्टिस, क्या आप इस बैरूनी दबाव के बारे में अवाम को कुछ बताएंगे कि कौन इंसाफ की राह में रुकावट बना हुआ है और किसके सामने जज साहिबान जो हैं वो बेबस है। अपनी आखिरी ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा ही है तो क्या यह सिलसिला जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर रुक जाएगा। दबाव और जबर इंतजार करने से नहीं, डटकर मुजामत करने से ख़त्म होते हैं। यह कहना था मरियम नवाज का। इस वक्त वफाकी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुद वो बड़े अच्छे लॉयर भी हैं। फवाद चौधरी साहब, अब मरियम नवाज की जानिब से इस तरह का मौक़िफ़ सामने आना
एक दफ़ा फिर 1.5-2 साल इंतखाबात से पहले वाला एक जो बयानिया था टकराव वाला, उसमें इसकी आज जो उनकी ट्वीट्स आई हैं उसमें झलक नज़र आ रही है कि वो ये फरमा रही हैं कि अदलिया पर किसी किस्म का दबाव है और चीफ जस्टिस साहब को कह रही हैं कि आप उस दबाव के सामने डट जाएं। ये किस जानिब इशारा वो कर रही हैं? देखिए जी, मरियम नवाज हो या PMLN के दीगर लोग हो, उनका जो बयानिया रहा है, उनका जो नैरेटिव रहा है, वो सिर्फ लिमिटेड रहा है हमेशा अपने केसेस तक। उनको लगता है कि जो तमाम दुनिया है वो रुक जाए और किसी तरीके से उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनका को तिया पांचा हो। और आज भी जो उनका मरियम नवाज का जो मुकदमा है वो ये नहीं है कि जो पनामा में उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, जिस प्रॉपर्टी के इल्ज़ामात लगे, वो कि गलत इल्ज़ामात थे। वो सिर्फ जो है ये कह रही है कि उन जज साहब को जो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हालांकि जज साहब का जो इकबाली बयान है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। वो तो PMLN को कह रहे हैं कि उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला, बट कतई नज़र उस बात के जो आज हाई कोर्ट ने 2-3 जो स्टेप्स किए हैं, एक तो हाई कोर्ट ने जो अपील डिसमिस कर दी है, उसका मतलब ये है कि जो कन्विक्शन है वो बरकरार रखी है। दूसरा, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको मुस्तरद किया है, और जो मेरा मौक़िफ़ रहा है हमेशा से कि इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया, वो आज सही साबित हुआ। और तीसरा ये कि अदालत ने उनको एक्सट्रेडिशन की हुकूमत को कहा है कि कार्रवाई की जाए और उनको वापस लाया जाए। अब ये 3 बड़े इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं फैसले के, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई है कि ये जो सिर्फ पहले चल रहा था कि बड़ा आदमी जो है वो सजा याफ्ता भी हो तो वो अपने आप को मैनेज करके बाहर निकल जाता है, वो आज अदालत के फैसले से उस मामले को गजन पहुंची है और लगा है कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो बराबर है। ठीक, अच्छा, इसमें चौधरी साहब ये बताइएगा कि आज जब ये फैसला आया तो जाहिर बात है जितने भी तज्जियाकार सहाफ़ी वगैरह भी थे, कंसेंसस इसी चीज़ पर था कि शायद ये फैसला इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था नून लीग की जानिब से। एक सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी धचका लगा, लेकिन इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्या एक्सपेक्टेड था मरियम नवाज से? जिस तरह खुल के, अब आई डोंट नो कि अदलिया उस पर क्या रिएक्शन देगी, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी क्लियर कट अल्फाज में बहुत सी चीज़ें ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए हैं जिनको उनको प्रूफ भी करना पड़ेगा। नहीं, वो जब भी उनके ऊपर ज़ात के ऊपर बात आती है वो इसी तरह एग्रेसिव एटीट्यूड का मुजाहरा करती रही हैं, पहले भी करती रही हैं, अब भी करते रहे हैं। और सारा जो नैरेटिव है वो सिर्फ यही है कि वही जो मैंने पहले भी कहा था कि वो जो पापा बचाओ मुहिम और वो जो सारा फैमिली का एक है वही चल रहा है, कोई तब्दीली उसमें नहीं आई है। और अगर नवाज शरीफ जो हैं वो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ सिंसियर होते, वो या अपनी पॉलिटिक्स के साथ सिंसियर होते, या वो जो मुद्दा आप ले रहे हैं कि शायद वो कोई अपोजिशन की उनकी है, तो वो कुछ नहीं है। ये सारा मामला उनकी ज़ात तक महदूद है और उनकी तमाम पॉलिटिक्स भी जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है, इससे आगे नहीं। ठीक है, इसमें चौधरी साहब उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा और शौकत सदीकी की भी मिसालें ये दी और जजेस से वो ये कह रही हैं कि आप जो दबाव आप पर है, पता नहीं किस दबाव की बात कर रही हैं, कि उसके ख़िलाफ़ आप उठ खड़े हों और जुल्म की ये इंतहा है इस किस्म का। तो ये अब मामलात जो हैं शायद ये नवाज शरीफ की कानूनी लड़ाई से किसी और तरफ निकलते जा रहे हैं कि बाकायदा से बिल्कुल साफ लग रहा है कि वो ये कहना चाह रही हैं कि आएँ और साथ मिलकर जो हैं वो लड़ें, जो भी उनको इस किस्म के लोग हैं जिनकी सोच तकरीबन यही है। देखिए जी, बात यह है कि मरियम नवाज तो चाहेंगी कि इसमें इदारे जो हैं उनमें तकसीम पैदा हो, जजेस में तकसीम पैदा हो और उस तकसीम से वो फ़ायदा उठा सके। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे शौकत सदीकी साहब का मामला हो या फायज़ ईसा साहब का मामला हो, इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडजुडिकेट किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पाकिस्तान के 5 सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं और उन सब जजेस ने दोनों केसेस में यूनानिमस फैसला दिया है, कोई तकसीम वहाँ पे नहीं है। लिहाजा ये कहना कि कोई जजेस इनके साथ मिल के खेलें, मेरा ख्याल है उनका मुतालबा ही बचकाना है।
ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आज आपने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की नेशनल असम्बली में, जो लाहौर में जो वाक़या हुआ मोटर वे पर, उसमें, और वो एक डिबेट उसके बाद से चल पड़ी है जिसमें पब्लिक एग्जीक्यूशन की बात की जाती है और कैपिटल पनिशमेंट तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की और ऐसी जिस्मानी सज़ा की उन्होंने बात की, तो मैं तो उसको रिपीट भी नहीं कर सकता। क्या एक तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मुत्तफिक हैं जो उन्होंने जिस तरह का कहा कि इस तरह से होना चाहिए, और क्या इस तरह से करना जो है ये तो बिल्कुल उसी तशद्दुद की तरफ हम जाएंगे जिसकी ये एक मिसाल है, उससे क्या ये जराइम ख़त्म हो जाएंगे इस किस्म के? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो अवामी जज्बात हैं उसका इजहार किया है, और अवामी जज्बात यही हैं, और वो अवाम समझते हैं कि सख्त तरीन सज़ा जो है वो होनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसे अपनी तकरीर में ये नुकता उठाया कि पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग ही नहीं है, और फिर अगर रिपोर्टिंग हो भी जाए तो जो 5000 केस रेप का फॉर एग्जांपल पिछले साल जो है वो रिपोर्ट अगर हुआ है तो उसमें कन्विक्शन रेट 5% है। तो सजाओं की बात तो तब आए जब हम 80-85% लोगों को सजाएं दे रहे हों और फिर भी अमल ना हो रहा हो। यहाँ पे तो असल मसला तो जो है वो ये है कि लोग पकड़े ही नहीं जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है। इससे पहले अगर आपको याद हो, जैनब के केस में 2 हफ्तों के अंदर मुजरम जो है उसको फांसी लगाई गई। एक मुदस्सर लड़का था, उसको तो संसार किया गया, और बाद में अलबत्ता पता कि वो मुदस्सर जो था वो बेगुनाह था और जैनब का जो मर्डर था वही उसका मर्डर था। तो उसमें लेकिन उससे लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। देखिए, हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना गुस्से में रहते हैं, गालियां देते हैं, कहते हैं इसको लटका दो, चीर फाड़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं और फिर एक नए सानहे तक हमारे यहाँ खामोशी रहती है। तो मसला तो ये है कि जब तक आप सिस्टम को बेहतर ना करें, जिसमें रिपोर्टिंग शामिल है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन शामिल है, जिसमें MLR यानी मेडिको लीगल रिपोर्ट शामिल है, और फिर उसमें कन्विक्शन शामिल है, अदालतें शामिल हैं, उस वक्त तक जो है वो मामला सुधरेगा नहीं, आपसे जो मर्जी करें। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग तरफ जो जिस पर हमारी तफसीली बात ऑफेयर भी हुई थी कि जो बाकी ममालिक को अगर आप देखें, और मैं सिर्फ डेवलप ममालिक की बात नहीं कर रहा, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ों में पीछे भी हैं, वहाँ पे भी क्रिमिनल्स का एक डेटा होता है, कुछ एक जगह पे चीज़ें पड़ी होती हैं, या DNA बैंक की बात की जाए, टेक्नोलॉजी आज यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आप विद इन सेकेंड्स जो है वो ट्रेस एंड ट्रैक कर सकते हैं मुलजिमान को, स्पेशली ऐसे जराइम में भी हम अभी भी बहुत पीछे हैं। उसकी वजह क्या है? क्या जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है और साइंस एंड टेक की वजारत है, क्या अभी वक्त नहीं आ गया कि उनकी इतनी इंटीग्रेशन कर दी जाए? मेरे ख्याल में आप जैसा बंदा तो 4-5 महीने में ये सब कुछ डिलीवर कर सकता है, जो कि इस वक्त इस मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एक डेटाबेस हो क्रिमिनल लोगों का, और DNA बैंक भी हो हमारे पास, और ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी लेड हों चीज़ें। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान के पास दुनिया के 2 बड़े डेटास हैं। एक तो हम 20 करोड़ लोगों को ID कार्ड जारी करते हैं और हम 20 करोड़ लोगों का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं, और दूसरा हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं 15 करोड़, वो तमाम के तमाम फिंगर प्रिंटेड हैं। अब इतने बड़े 2 डेटास को हम इस्तेमाल नहीं कर रही हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, जिस तरह से उसको टेक्नोलॉजी के इन 2 बहुत बड़े डाटाज अवेलेबल हैं, उसको इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाए। अगर हम यही डाटा इस्तेमाल कर लें तो मुझे यकीन है कि रेप जैसे केसेस जो हैं उनको अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं भी किया जा सकता तो बहुत हद तक तो कम ज़रूर किया जा सकता। ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपने कहा कि रजिस्ट्री मेंटेन करना, वो भी बहुत आसान है, और मुझे लगता है कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है और हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको यकीनी तौर के ऊपर इसको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। और इसमें चौधरी साहब मुख्तसरन जाते हुए ये भी बताइएगा कि अगर ये नहीं हो रहा तो क्या इन चीज़ों को जो है असाइनमेंट बेस पे साइंस और टेक को ना दे दिया जाए, क्योंकि आप लोग तो उसको कर लेंगे। अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री में ही रहे तो वहाँ पे मिनिस्टर कोई और हैं, एडवाइज़र वहाँ पे कुछ और हैं, विल के भी मसले आ जाते हैं, विल भी शायद वहाँ पे नहीं है, लेकिन दिस इज़ समथिंग द कंट्री नीड्स राइट नाउ। देखिए, 2 काम तो हमने फौरी तौर पे शुरू किए हैं। एक तो फोरेंसिक का, मैं पहले भी पूरी डॉक्टर शोएब सडल साहब के अंदर हमने कमीशन बनाया था, और मेरा था कि हम फोरेंसिक की जो किट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हम अपनी तैयार करें ताकि उनकी कीमत कम हो। अभी जैसे DNA की किट है तो वो बड़ी महंगी पड़ती है, 60-70 हज़ार रुपया लग जाता है। हमारी कोशिश ये है कि इसको हम
सस्ता करें और इसको हम तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये पे लेके आएँ और उससे बहुत मदद मिलेगी DNA सैम्पलिंग को। दूसरा, जिस तरह से रजिस्ट्री मेंटेन करने का, अगर ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम तो पूरी टीम भी खड़ी कर सकते हैं, हम जो हेल्प इंटीरियर कहें या प्रोविंसेस कहें हम वो देने को भी तैयार हैं। और हम चाहते थे, हमने एक मॉडल भी बनाया था, 10 पुलिस स्टेशन को हम मॉडल करना चाहते थे, लेकिन उस तरफ जो है वो फिर इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अदरवाइज ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती। ठीक, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चीज़ें मुश्किल नहीं है, विल का भी मसला आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई फवाद चौधरी साहब से। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कोरोना वायरस जब से आया उसके बाद से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। आज पहली बार मरहलावार खोलने का तालीमी इदारों का ऐलान हो चुका है। सईद गनी साहब वज़ीर तालीम सिंध हमें ज्वाइन करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से बंद होने वाले तालीमी इदारे 6 माह के बाद आखिरकार आज से तलबा के लिए मरहलावार दोबारा खोल दिए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के चंद हफ्तों बाद 15 मार्च से तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, जबकि सिंध में 26 फरवरी को पहला केस सामने आने के बाद से ही तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। जहां मुल्क में तालीमी इदारे दोबारा खुलने जा रहे हैं, वहीं कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद पहले ही कम होकर 6000 से नीचे आ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ NCOC ने वालिदैन को तजवीज़ ये दी थी कि वो बच्चों को मास्क पहनने समेत SOPs पर अमल दरामद जो है उसका वो यकीनी बनाए। इस हवाले से हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से भी तालीमी इदारों के दौरे किए गए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कराची के मुतअद्दिद इलाकों में तालीमी इदारों के दौरे करके वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया, लेकिन सूरत हाल अभी भी लग रहा है कि संगीन है। कराची में सेहत से मुतालिक एक इदारे ने सिर्फ 8 निजी स्कूलों में सर्वे करवाया, जिसके नताइज के मुताबिक तकरीबन 13% स्कूल स्टाफ में कोरोना मुस्बत सामने आ गया। इसी तरह आज ही इस्लामाबाद में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर एक तालीमी इदारे को सील कर दिया गया। NCOC के मुताबिक टारगेटेड टेस्टिंग के दौरान जो है वो इदारे में तकरीबन 16 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इदारे को सील कर दिया गया। इस मुतालिक जो है इन तमाम मामलात पर मजीद तफसीली बात करेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब हमारे मौजूद हैं। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि इस वक्त कराची में क्या सिचुएशन है, जो वहां पर बताया ये जा रहा है कि कुछ स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ का सर्वे किया गया तो वहां पर कुछ केसेस वगैरह जो हैं वो सामने आए। ओवरऑल आज पहला दिन था, लेकिन अभी भी क्या आप समझते हैं कि फैसला दुरुस्त था स्कूल खोलने का, या कबल अज़ वक्त है अभी भी? आदिल, मैं ये बात बहुत पहले भी कह रहा था कि ये एक बहुत मुश्किल फैसला है और मतलब ये दोनों तरफ जा सकता है। ये हमारा बड़ा दुरुस्त फैसला भी हो सकता है और खुदा न खास्ता अगर नंबर ऑफ केसेस कोई निकल आते हैं तो शायद लोग हमें इस पर तनकीद का निशाना भी बनाएंगे कि हमारा फैसला गलत था। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमने जो ये फेजेस रखे थे इसके, उसकी वजह भी यही थी कि अगर हम पहले बड़ी क्लासेस को बुलाएं, उसके बाद आखिर में जाके जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल की तरफ बुलाएं, अगर चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, ठीक रहती हैं, तो हमारे पास कम से कम 2 हफ्ते तो हैं जब प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चे स्कूल जाना शुरू होंगे। उस दौरान में हमने एक तो अब जो SOPs की हैं उस पर हम अमल दरामद देख रहे हैं। आज जिस तरह हमने देखी, कई जगहों पे चीज़ें ठीक थी, कई जगहों पे कोताहियां नजर आई, तो उसको हमने दुरुस्त करने का हमारे पास टाइम है। इसके साथ साथ हम जो बड़े स्कूल हैं, ख़ास तौर पर जहाँ अमले की तादाद ज़्यादा है, वहाँ हम ख़ास तौर पर सूबा सिंध में हमने फैसला ये किया है कि हम वहाँ पर टीम्स भेजेंगे और वहाँ पर पूरे के पूरे अमले को जो है वो टेस्ट किया जाएगा, ताकि अगर उन्हें कोई चीज़ सामने नज़र आती है तो फिर उस स्कूल के मुतालिक हम उसी हिसाब से फैसला करेंगे। तो ये चीज़ें सारी हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुश्किलात हैं, चैलेंज है, बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन अल्लाह ताला बस अपना करम करे। जिस तरह अभी हम थोड़ा सा बहुत नंबर हमारा नीचे आ गया है कोविड के पेशेंट्स का, ये अगर सूरत हाल चलती रहती तो शायद इस पर हम कंटिन्यू कर लेंगे, स्कूल खोल लेंगे मजीद। ठीक, अच्छा सईद गनी साहब, क्या अभी जो ये सर्वे की बात हो रही है कि 13% स्कूल स्टाफ में कोरोना मुस्बत आ गया, सिर्फ 8 निजी स्कूलों में जो सर्वे कराया गया, कहीं खुदा ना ख्वास्ता ऐसा तो नहीं है कि चूंकि अभी तक ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपोज नहीं थे बाहर के एनवायरनमेंट पे, अब चूंकि स्कूल और उसमें एक्सपोज हो गए हैं तो एक स्पाइक जो है वो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए? बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमने इस वक्त तकरीबन तमाम बिजनेसेस जो हैं वो खोल दिए हैं, बाजार भी खुले हैं,
तकारीबी हो रही हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ लोगों से, और फैमिली के साथ वो बाहर जा भी रहे होते हैं। तो ये कहना कि बच्चे बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट थे, ये आज से कुछ महीने पहले जब मुकम्मल लॉकडाउन था उस वक्त तो शायद बात ठीक थी, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं जिनको हम स्कूल भेज रहे हैं इस वक्त, जिनका हमने आगाज किया है, तो इम्कान इस बात का जरूर होगा कि खुदा न खास्ता अगर ये वायरस अब भी हमारे अंदर मौजूद है, हमारी सोसाइटी में, मुल्क में मौजूद है, तो ये फैल सकता है, बढ़ सकता है। जो आपने बात की, जो रैंडम टेस्टिंग हुई है कुछ स्कूल्स की, उसमें भी जो सबसे खतरनाक बात जो मैं नजर आई है कि उसमें अक्सरियत जो है एसिम्प्टोमेटिक थे लोग, जिनके अंदर वायरस तो था लेकिन सिम्टम्स उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थे। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात होती है कि किसी को वायरस, जैसा मैं खुद था, मुझे भी जब हुआ तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन अगर मैं टेस्ट ना कराता तो शायद मुझे पता नहीं चलता और मैं ये वायरस और लोगों को भी ट्रांसमिट कर सकता था। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी तशवीशनाक है जरूर। और हम जब अपने मुख्तलिफ स्कूल्स में ये टेस्ट शुरू कर रहे हैं कल से, तो उससे फिर मजीद हमें अंदाजा होगा कि आया ये जो तनासुब है वो इसी तरह का है या उसमें कहीं कोई कमी है। ठीक है। अच्छा सैयद गनी साहब, थोड़ी सी एक दो सवाल आपसे जो सियासी मामलात हैं उस पर भी कर लेंगे। कल शेख रशीद साहब हमारे शो में थे और वो बार बार एक बात कर रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी और वफाक के मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, और वो तो कह रहे थे चिलमन के पीछे लोगों ने और कुछ दोस्त ममालिक ने जो है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उसकी वजह से अब बिलावल के बयानात में वो तलखी भी नहीं रही। तो इसका मतलब ये कि तकरीबन पैचअप जो है वो गवर्नमेंट से हो चुका है, जो शेख रशीद साहब की बकौल। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तासुर गलत है, और मुझे वैसे सच्ची बात है, आप मीडिया के ऊपर बड़ी हैरत होती है। शेख रशीद के जो तज्जिए हैं, जो इनकी पेशन गोइयां हैं, जरा निकाल कर देखें, मुझे बताएं कि कौन सी उसमें से सही साबित हुई है। हमेशा वो गलत होती है, लेकिन आप फिर उसको बुलाते हैं, बातें करते हैं, फिर आप उसी पे चल पड़ते हैं। देखें, ताल्लुकात अगर आप कहें कि बेहतर हुए हैं, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो एक आईनी रिलेशनशिप है वो वैसे भी होना चाहिए। हमने कभी उससे इख्तलाफ भी नहीं किया। हमने अगर सूबाई हुकूमत चलानी है, सूबे को चलाना है, तो चीफ मिनिस्टर वजीर आजम से नाराज होकर दीवार की तरफ मुंह करके तो सूबा नहीं चला सकते हैं। उन्हें जाहिर है कि उनसे ताल्लुक रखना है, राब्ता रखना है, अपना सूबा चलाना है, उनके मसले मसाइल बताने। अच्छा सैयद गनी साहब, एक दो सवालात आपसे सियासी मामलात पर भी करते हैं। शेख रशीद साहब हमारे शो में थे कल, और वो ये कह रहे थे कि सिंध हुकूमत और वफाक में मामलात बड़ी अच्छी तरफ जा रहे हैं, और उसमें एक बड़ा किरदार जो है वो चिलमन के पीछे लोगों ने और कुछ दोस्त ममालिक ने भी किरदार अदा किया। उनका इशारा चाइना की तरफ था। चाइनीज़ एम्बेसडर जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात भी की है, और साथ में वो ये भी कह रहे थे कि देखें ना, बिलावल के बयानात में अब वो तलखी नहीं रह गई। तो वो तो बड़े होपफुल हैं कि पीपल्स पार्टी अच्छी डगर पर चल पड़ी है। देखिए आदिल, मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों को मैं अलग अलग रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी वफाक में ऑपोजिशन में है, और हम सूबा सिंध में हुकूमत में हैं, और जहाँ हम सूबा सिंध में हुकूमत में हैं वहाँ हमारी कुछ आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। और इसी तरह वफाकी हुकूमत अगर पीटीआई की है, तो पीटीआई की कुछ हुकूमत में होने की वजह से आइनी जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो सूबा सिंध की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। सूबे और वफाक में ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, चाहे हुकूमतें वहाँ अलग अलग जमातों की क्यों ना हो। बदकिस्मती से पिछले 2 साल में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस किस्म के रवैये का इजहार नहीं किया गया जिससे ये साबित हो कि वो सूबाई हुकूमत को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमने 12 कोशिशें की, लेकिन बहरहाल वो चीज़ें उस तरह नहीं हुई। अब अगर किसी भी वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि सूबाई हुकूमत को साथ लिए बगैर सूबे के अंदर मामलात जो है वो बेहतर नहीं हो सकते, तो एक अच्छी बात है। हमने भी इसको वेलकम किया, बिलावल साहब ने भी इसको वेलकम किया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वफाकी हुकूमत अगर कुछ गलत काम कर रही होगी, मईशत का सत्यानाश कर रही होगी, महंगाई कर रही होगी, लोगों की जिंदगी आजाद कर रही होगी, मुल्क का पट्टा बिठा रही होगी, तो पीपल्स पार्टी वफाक में बतौर अपोजिशन जमात की मुखालफत नहीं करेगी। हम बिल्कुल करेंगे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी भी सूबा सिंध के जो बारिश से मुतासरा इलाके थे वहाँ से होकर आए। उन्होंने जो बातें की, जो तकारीर की, वो आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि वो हम करते रहेंगे। जहां तक हुकूमतों में आपने ताल्लुकात की बात है, वो ताल्लुकात एक आईनी जिम्मेदारियां हैं। हलफ हमने उन्होंने भी लिया हुआ है, हमें आइन के तहत चलना है। ठीक है। तो सैयद गनी साहब, इसका मतलब ये कि शेख साहब जो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अब गुड कॉप बनकर खेलेगी, एस्टेब्लिशमेंट से मामलात भी तकरीबन तय पा गए हैं, जिस तरह जो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ उनके जवाब से, तो आप उनसे कंप्लीटली डिसएग्री कर रहे हैं? देखिए, ये तो कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं थी ना कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान मीटिंग्स हुई, हमने चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की, ख़ास तौर पे
कराची और सूबा सिंध के दीगर हमारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे उस पर बैठ के हमने डिस्कशन किया, उसको बेहतर तरीके से चला। खुफिया चीज तो नहीं है, ये तो पता है सबको। तो इसमें शेख रशीद साहब ने कौन सी अनोनी बात करी, अनोखी बात कर दी? मैं फिर कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमात है और पीटीआई वफाकी हुकूमत में है, उनकी मुखालफत ऑपोजिशन हम करते रहेंगे। सूबाई और वफाकी हुकूमत के जो दरमियान ताल्लुकात है वो आइन के मुताबिक हम कोशिश करेंगे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।